हेलो फ्रेंड दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और आपका ये जो पेपर है ये 5 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है दोस्तों। और दोस्तों ये सेट नंबर 61 है। इसके पहले दोस्तों 60 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, जा करके उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। तो दोस्तों भारत का स्वदेश निर्मित पहला जो युद्धपोत है वो INS गोदावरी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, भारत में पहला जो ये निर्मित है ये स्वदेशी यानी अपने ही देश में बना हुआ युद्धपोत है INS गोदावरी। तो इसको याद रखिएगा, ये जीके के क्वेश्चन में आपके अक्सर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसे मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, दोनों के बीच में इसे एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों ये आपके एनटीपीसी का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा, ये किसी पिछले सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों फोर्ट्रान क्या है। तो दोस्तों फोर्ट्रान जो है ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये किसी पिछले सेट में पूछा गया है। तो फोर्ट्रान क्या है वहाँ पे पूछा था, तो एक सिंपल केवल वहाँ पे कोई ऑप्शन बनाया था प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये याद रखिएगा, इसको घुमा करके पूछ लेगा दोस्तों कि भारत की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग जो भाषा है, जो पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है दोस्तों फोर्ट्रान। और इसको याद रखिएगा, ये फोर्ट्रान को ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जो जाता है सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली को। ये जो दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये WWW जो 3 बार आप लिखते हैं इसी का फुल फॉर्म है। और ये भी पूछता है कि WW का ये फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसका जनक माना जाता है सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली। और दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा, तो इसको रट्टा मार जाइएगा इसका फुल फॉर्म और इसके जनक के बारे में। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जल के शुद्धिकरण के लिए केवल फिटकरी का ही प्रयोग नहीं होता है, क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। और कई बार ये ऑप्शन में दिया रहता है, वहाँ फिटकरी नहीं होता है, तो सामान्य जैसे पहले जो होता था कुओं के पानी उन्हीं को साफ करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों मुख्य स्रोत जो है ताप विद्युत है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बिजली किस प्रकार की ऊर्जा से उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये ताप विद्युत का मतलब हो गया दोस्तों कि कोयले से बिजली का उत्पादन। तो जो कोयले किससे सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है हमारे देश में, अभी भी सबसे ज़्यादा कोयले से ही होता है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो दोस्तों अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नल्ला माला नहीं है। बाकी नीलगिरी, अगस्तमलाई, ये पंचमढ़ी, ये जितनी हैं ये अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगला दोस्तों, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसके द्वारा स्टीरियोस्कोप होता है। इस स्टीरियोस्कोप के माध्यम से दोस्तों वस्तु को 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। और दोस्तों इसमें जो स्टेथोस्कोप दिया है इसके बारे में भी जान लीजिए। ये जो डॉक्टर अपने कंधे पे एक लटकाए रहते हैं जिसको सामान्य भाषा में आला कहा जाता है, आला वही होता है, उसी का साइंटिफिक नाम है स्टेथोस्कोप, जिसके माध्यम से दोस्तों जो आपके हृदय की धड़कन को मापा जाता है। तो स्टेथोस्कोप भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक उपग्रह GSAT-12
प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों ये जो था ये संचार उपग्रह है। दोस्तों याद रखिएगा जो जीसैट श्रेणी के जितने भी उपग्रह होते हैं ये संचार उपग्रह मुख्य रूप से होते हैं। तो जीसैट जहां भी आए वहां आपका संचार से लगा हुआ है तो उसको टिक कर सकते हैं, वो अक्सर सही ही होगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है तो बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1977 जो है ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, जल उपकर अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम ये जो है ये पर्यावरण सुरक्षा से है। दोस्तों इसमें जो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980, इसको याद रखिएगा ये किस वर्ष में आया था, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये 1980 में आया था, इसको याद रखिएगा। और इसी तरह से दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी है, एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये जो था दोस्तों ये आपका 1986 में आया हुआ था। तो ये दोनों सब याद रखिएगा, वन संरक्षण 80 में और पर्यावरण संरक्षण 86 में। अगला दोस्तों किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था। तो दोस्तों ये जो विकसित किया गया था CSIR द्वारा विकसित किया गया था। कृत्रिम पत्ता मतलब लीफ, जो तो पत्तियां जो होती हैं, ये CSIR ने विकसित किया था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हंसाने वाली गैस, इसे इंग्लिश में लाफिंग गैस बोलते हैं, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं लिखा है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी लिख करके आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं नाइट्रस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो कंफ्यूज मत होना इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारत नाट्य नर्तकी का नाम बताएं। तो दोस्तों ये सोनल मान सिंह थी। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा ये प्रथम भारतीय हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन कि सोनल मान सिंह जो हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। इसी को घुमा करके पूछेगा और कई बार पूछा गया है कि सोनल मान सिंह का संबंध है, तो सोनल मान सिंह जो हैं ये भारतनाट्यम करती हैं। और दोस्तों ये भी याद रखिए भारतनाट्यम कहाँ का है नृत्य, तो ये तमिलनाडु का नृत्य है, तमिलनाडु का, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों याद रखिएगा दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसका समय कब से कब था। तो दोस्तों इसका समय जो था ये 1951 से 1956 तक था, इसका पहले वाले का। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। और पहले वाले जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया था, यानी किसको लक्ष्य बनाया गया था। तो दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र का विकास, और प्राथमिक क्षेत्र में भी दोस्तों कृषि पे सबसे ज़्यादा विकास के जोर दिया गया था। तो इतने फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा और पूछा भी गया है आपके किसी पिछले सेट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, यूरोप में असहाय एवं बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये यूनिसेफ और UNHCR ने किया था। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऐसी कोई घटना वर्तमान में पूरे साल में हुई होगी तो उसको फोकस करिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगला दोस्तों 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी। तो दोस्तों इसकी रचना दंडी ने की थी, दंडी ने। 10 कुमार चरित की रचना किसने किया था, दंडी ने। और इसको याद रखिएगा दोस्तों ये कई बार आपके वनडे एग्जाम में रेलवे में रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो दोस्तों ये सहयोग जो दिया गया था हस्तशिल्प से संबंधित जो कारीगर थे उनको दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में।
अगला दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों उसका जो राजकीय पक्षी है ये उड पीजन है। उड पीजन, इसे लकड़ी कबूतर भी कहा जाता है हिंदी में, तो इसे उड पीजन के नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। दोस्तों को ये क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, 19वां क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। दोस्तों आपसे 19वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध स्वरूप हुआ था। मतलब यहाँ पे जो लोग विरोध करने गए थे वो किसका विरोध करने गए थे, तब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वही रॉलेट एक्ट जो आया था दोस्तों, इसी का विरोध करने के लिए सभा आयोजित की गई थी जलियांवाला बाग में, और यहीं पे जाकर के ये फिर घटना हुई थी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये घटना कब हुई थी, आपसे पूछता है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, बैसाखी के दिन। और ये किस शहर में हुआ था दोस्तों? ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा और कई बार ये पूछा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, इसी जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी, नाइटहुड की, उन्होंने त्याग दिया था। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? दोस्तों सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है यहाँ पे, तो वो नल्ला मला नहीं है। अगला दोस्तों, भारत में राज्य सरकार द्वारा कौन से कर लगाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है, शराब पर उत्पाद शुल्क। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों कई बार ये पूछा गया कि निगम कर कौन लगाता है? तो निगम कर दोस्तों याद रखिएगा, इसे केंद्र सरकार लगाती है, और ये कई बार पूछा गया था, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो दोस्तों गुजरात में हड़प्पा स्थल जो धौलावीरा जो है, ये हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। और दोस्तों याद रखिए, ये जो मांडा है आपका, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि गुजरात में ही लोथल है। लोथल जो है ये गुजरात में है, और ये बंदरगाह स्थल है। कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है, तो वो लोथल था। अगला दोस्तों, माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितने मीटर है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका जो है 8611। दोस्तों बी ऑप्शन जो है इसका सही है, 8611। और दोस्तों ये K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है K2, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट होता है। और भारत का जो है ये K2 जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो दोस्तों भारत के गणतांत्रिक होने का कारण ये है कि इनमें निर्वाचन सांसद का प्रावधान शामिल है। यानी इसमें जो संसद होते हैं दोस्तों, संसद जो बनते हैं वो निर्वाचित होते हैं, न कि कोई वंशानुगत व्यवस्था है कि कोई एक बाप हुआ फिर उसका बेटा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो गणतंत्र का मंत्र यही मतलब होता है कि जनता द्वारा चुनी जाने वाली सरकार। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों स्ट्राम्बोली जो है ज्वालामुखी को, इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिए, इसमें ये जो माउंट वेसुवियस है और माउंट एटना है, ये दोनों जो है दोस्तों इटली देश में स्थित हैं। और दोस्तों जो कोटोपैक्सी जो है ये इक्वेडोर देश में स्थित है, इक्वेडोर में। और ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ये आपसे पूछ लेता है कि किस देश में अवस्थित हैं। तो माउंट वेसुवियस जो है ये, और माउंट एटना जो है ये आपके इटली में है। स्ट्राम्बोली भी इटली पर ही इसका अधिकार है।
और स्ट्राम्बोली दोस्तों ये भी पूछता है ये किस द्वीप पर है, तो दोस्तों ये एक लिपारी द्वीप है, लिपारी, इसी लिपारी द्वीप पर ये स्थित है। और दोस्तों ये माउंट एटना जो है ये इटली में एक सिसिली द्वीप के नाम से आता है, सिसिली, इसके इस द्वीप पर स्थित है माउंट एटना। तो इस पे ये भी आपसे पूछता है ये किस किस द्वीप पर स्थित है, तो मैंने ये सारे बता दिए, इस फैक्ट को रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है, तो दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये सितार वादक नहीं है, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है दोस्तों ये संतूर वादक हैं, ये संतूर बजाते हैं। और दोस्तों ये पंडित रविशंकर के बारे में सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, तो ये याद रखिएगा ये सितार वादक हैं। और सिंगल क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, तो दोस्तों किस योजना को शुरू किया गया था, तो वो जो आपका स्वजलधारा योजना थी, जो गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा था कि स्वजलधारा योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये 2002 में लागू की गई थी। अगला दोस्तों किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था, तो दोस्तों महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दिया था वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी ये शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। और दोस्तों आपके ये एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों इसको घुमा करके पूछता है कि इंडियन लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1875 में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में उस समय की गई थी। और किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। और दोस्तों याद रखिए यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जो नाम दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था, तत्वबोधिनी सभा। और दोस्तों ये तत्वबोधिनी जो सभा थी ये 1839 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था, और ये भी कई बार पूछा गया है, तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे आप। अगला दोस्तों मुधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों मुधुमलाई जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। और ये भी आपके रेलवे का रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों ये 1907 में हुआ था। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, 1907 का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए कि 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे, ये याद रखिएगा, रास बिहारी बोस, ये कई बार पूछा गया। और इसी में दोस्तों 1907 में 2 दलों में कांग्रेस विभाजित हुआ था, एक था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये लाल बाल पाल कर रहे थे, लाल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल के जो नेतृत्व कर रहे थे ये से गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये लोग कर रहे थे। और इसी गरम और नरम दल का फिर जा कर के आपस में सम्मिलित होते हैं दोस्तों ये लोग 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विलय होता है। और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी विलय होता है, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि 1916 का जो लखनऊ में समझौता हुआ था, इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, इसको याद रखिएगा, इतना 31वें के बारे में। अगला दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन होता है, तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन रहता है हमेशा परमाणु ऊर्जा विभाग। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है, दोस्तों इसमें कह रहा है गर्म पानी की धारा नहीं है, तो गर्म पानी की जो धारा दोस्तों है वो हम्बोल्ट धारा नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो हम्बोल्ट धारा होती है इसे पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है, तो कन्फ्यूज मत होना, चाहे पेरू धारा दे चाहे हम्बोल्ट धारा दे, ये गर्म जल धारा नहीं, ये ठंडी जल धारा है। ये कैसी जल धारा है, ठंडी है ये, इसको याद रखिएगा।
और ये कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।